खबर उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी होंगे शामिल। बिजली बिल में राहत देने के लिए कस्टमर को नोटिस देगा विभाग। अब उत्तर प्रदेश में सरचार्ज होगा माफ, मूलधन में मिलेगी भारी छूट। मेरठ में निजी अस्पताल भाग्यश्री का कारनामा, डॉक्टर ने टांकी की जगह बच्चे की चोट को फेविक्विक से चिपकाया। रायबरेली में फर्जी आईडी से आधार कार्ड बनाने के गैंग का खुलासा, एनीडेस्क ऐप से गैंग बनाता था फर्जी आधार कार्ड। लखनऊ एयरपोर्ट पर 133 निजी वाहन अवैध मिले, 69 जब्त, लाखों का जुर्माना। दरोगा की लापरवाही से कोर्ट से छूटी लुटेरी दुल्हन, कानपुर में एसआई ने कोर्ट में दिए अधूरे सबूत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज को कार्यक्रम आपको बताते हैं, जहां सुबह करीब 9:15 पर सूचना विभाग की बैठक करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इसी के साथ आपको बता दें करीब 10 बजे मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और शाम को करीब 5 बजे फिक्की फ्लो का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो राजधानी लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का आज को कार्यक्रम 9 बजे सूचना विभाग की बैठक करेंगे और इसके बाद 10 बजे मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन होगा और शाम 5 बजे फिक्की फ्लो का राष्ट्रीय अधिवेशन। और इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज को कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां 9:15 पर सूचना विभाग की बैठक करेंगे सीएम योगी और इसके बाद करीब 10 बजे मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन होगा। और इसी के साथ आपको बता दें शाम 5 बजे फिक्की फ्लो का राष्ट्रीय अधिवेशन और इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का आज का कार्यक्रम 9:15 पर सूचना विभाग की बैठक होगी। इस बैठक में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10 बजे मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन होगा और शाम 5 बजे फिक्की फ्लो का राष्ट्रीय अधिवेशन और इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम 9:15 पर सूचना विभाग की बैठक होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम सुबह करीब 9:15 पर सूचना विभाग की बैठक करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 10 बजे मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 5 बजे फिक्की फ्लो का राष्ट्रीय अधिवेशन और इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम 9:15 पर सूचना विभाग की बैठक होगी। इस बैठक में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10 बजे मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन होगा और शाम 5 बजे फिक्की फ्लो का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जॉन ट्रंप यानी जूनियर ट्रंप आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी और दोस्तों के साथ ताजमहल का दीदार किया। वहीं डायना बेंच पर फोटोशूट भी कराया और इससे पहले अमेरिका की एडवांस टीम ने एयरपोर्ट से ताजमहल तक की सुरक्षा का जायजा लिया। इसके अलावा 40 देशों के 126 विशिष्ट अतिथियों ने ताजमहल में रॉयल गेट पर खूब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई, अपने मोबाइल में ताजमहल को कैद किया। इसके बाद सेंट्रल टैंक और डायना सीट पर बैठकर फोटोग्राफी कराई। ताजमहल के इतिहास, उसकी पच्चीकारी, मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी जानी। हर एंगल से ताजमहल देखा। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि ने एएसआई से ताजमहल के संरक्षण के बारे में भी जानकारी ली।
आगे बढ़ते खबरों में जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलपति प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडे ने लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडे ने सीएम योगी से दिव्यांग विश्वविद्यालय के साथ साथ भगवान श्री राम की तपोभूमि यानी चित्रकूट के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि देश के इस प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय को पद्म विभूषण से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय संत श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज द्वारा स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालय दर्जा दिया गया है। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां अपर जिला न्यायाधीश एडीजे प्रथम कोर्ट की न्यायाधीश प्रीति श्रीवास्तव ने खुर्जा के बहुचर्चित इदरीश हत्याकांड मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये सनसनीखेज वारदात 15 जुलाई 2022 को थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के शेखपेन मस्जिद के भीतर हुई थी, जहां इदरीश की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मृतक इदरीश के बेटे इरफान ने संबंध में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने पुलिस द्वारा की गई सजग पैरवी और मामले से जुड़े लोगों के विस्तृत बयानों के आधार पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सरकार बनाम ससुराज में ट्रायल हुआ। इस कोर्ट में न्यायालय के द्वारा 7 लोगों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अरे मामला क्या था ये पूरा? मामला 15/7/22 को खुर्जा नगर में मस्जिद के अंदर अभियुक्तों के द्वारा मृतक इदरीस की गोलियों से हत्या कर दी गई थी, मारकर। तो उसमें ये इनका ट्रायल हुआ इस कोर्ट में। कितने लोग मुजरिम थे इसमें? 9 मुलजिम थे। आगे बढ़ते खबर में संभल के मां कैला देवी धाम में हुए कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश सिंघल के बयान ने राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में हलचल पैदा कर दी है। सिंघल ने कहा कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बाबरी ढांचे को हटाया गया था, उसी तरह हरिहर मंदिर से जुड़ी विवादित संरचना को भी हटाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी दावा किया कि यदि सरकार और न्यायालय हरिहर मंदिर को मुक्त करने का फैसला नहीं लेते तो संतों के नेतृत्व में हजारों लोग एकत्र होकर ये काम करेंगे। उनके इस बयान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी दिखाई दे रही है। समुदाय के कई लोगों ने आरोप लगाया कि ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करते हैं और तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने समीक्षा बैठक आयोजित कर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, एक जनपद एक उत्पाद उत्थान और उद्यान विभाग समेत कई विषयों पर चर्चा की। और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने विशेष रूप से बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पात्र आवेदकों की ऋण संबंधित पत्रावलियों को स्वीकृत करने में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते खबरों में जनपद कासगंज की पुलिस लाइन में साइबर सुरक्षा जागरूकता को लेकर अलीगढ़ मंडल की एक कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला आगरा जोन के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ की मौजूदगी में हुई। कार्यशाला में साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे ने सभी लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में टिप्स बताए। कासगंज पुलिस लाइन में आयोजित कार्यशाला में साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। साइबर विशेषज्ञ अमित दुबे ने साइबर फ्रॉड की नवीनतम तकनीकों, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार तथा बचाव के व्यवहारिक उपायों पर उपयोगी प्रशिक्षण दिया। साथ ही साइबर अपराध के निस्तारण एवं विवेचना में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित करने की प्रक्रिया के तरीकों से अवगत कराया। वहीं एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि आधुनिक समय में जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, उससे जरूरी हो गया है कि हम सब ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करें जो नवयुवक नवयुवतियों को साइबर क्राइम से सचेत करें।
प्रदेश पुलिस द्वारा ये मुहिम माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाई गई है और इस मुहिम में साइबर जागरूकता की एक क्रांति सी आ रही है। रेंज स्तर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हम स्कूली बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को और कॉलेजेस के बच्चों को, जितने भी यंगस्टर्स हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, विभिन्न प्रोफेशंस के लोग हैं, उनको बुला रहे हैं, साइबर अवेयरनेस के बारे में जागरूकता दे रहे हैं। इसके लिए हमने साइबर एक्सपर्ट्स को भी एंगेज किया हुआ है। आज के इस सेशन में अलीगढ़ रेंज का ये सेशन कासगंज जनपद में ऑर्गेनाइज किया गया। आगे बढ़ते खबरों में अमेठी जनपद की अमेठी तहसील अंतर्गत जंगल रामनगर में बीएलओ की लापरवाही सामने आई है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने लापरवाही बरतने पर बीएलओ को निलंबित किया है। वहीं इस दौरान एसडीएम अमेठी को तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराया गया है कि नए बीएलओ की नियुक्ति कर जल्द से जल्द एसआईआर फॉर्म को घर घर वितरण करवाकर कार्रवाई को पूरा किया जाए। आप सभी अवगत हैं कि पूरे जनपद अमेठी में प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य बहुत गंभीरतापूर्वक किया जा रहा है। आज इसी क्रम में मेरे द्वारा कुछ गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इसमें गांव रामदेवपुर, जंगल रामदेवपुर में घर घर जाकर के गणना फार्मों के वितरण और उनके डिजिटाइजेशन का भी सत्यापन किया गया। इस क्रम में ये पाया गया है कि जंगल रामपुर में वहाँ के बीएलओ के द्वारा काफ़ी लापरवाही बरती गई है और पर्याप्त संख्या में लोगों को गणना फार्म अभी तक प्राप्त नहीं हुए। आगे बढ़ते खबरों में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने चीनी उद्योग के लिए बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान ने नेचुरल स्टेबिलाइजर आधारित नई चीनी उत्पादन प्रक्रिया विकसित की है, जो पारंपरिक डबल सल्फिटेशन तकनीक का पर्यावरण अनुकूल विकल्प स्थापित हो सकती है। ये तकनीक चीनी को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता के साथ तैयार करने में मदद करेगी। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने चीनी मिलों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एक नई तकनीकी को इजाद किया है। क्या है वो तकनीकी, ये बताने के लिए निर्देशक सीमा परोहर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने थे। मैम, क्या है ये तकनीकी और किस तरीके से इसमें वनस्पतियों का प्रयोग किया जाएगा? ये जनरली जो हमारे जितने भी जो ट्रीज हैं, जो चाहे आप ले लो बबूल, देसी बबूल या बहेड़ा या यूकलिप्टस, इन सब की छालों में जो टेनिन पाया जाता है, उस टेनिन को एक्सट्रैक्ट करके हम इसको जूस क्लैरिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। हमने लैब में इसको स्टैंडर्डाइज किया, फिर हमने इसको एक यहाँ निकटतम चीनी मिल, बलरामपुर चीनी मिल रोजा गांव, वहां पर इसका टेस्ट किया और उसको हमने ये पाया कि इसमें रॉ शुगर जो बनती है वो बहुत ही साफ और बहुत ही उजली बन रही है। जब रॉ शुगर इतनी अच्छी बन रही है तो निश्चित रिफाइंड शुगर बनाने का जो बीच के स्टेप्स हैं वो हमें कम कर हो जाएंगे और हमें इसका कॉस्ट जो है अभी हमें वर्कआउट करना है, पर ये निश्चित बहुत कम कॉस्ट में ये एक नई कॉस्ट इफेक्टिव नेचुरल क्लैरिफिकेंट हमें मिला है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी टीम है जिन्होंने रिसर्च करा था, टीम के कुछ मेंबर से उनसे बातचीत कर लेते। क्या कुछ बेनिफिट होने वाला है चीनी मिलों को इससे? अगर बेनिफिट की बात करें तो अभी शुगर इंडस्ट्री में बेसिकली डबल सल्फिटेशन प्रोसेस, कार्बोनेशन प्रोसेस या आप कह लो कि फास्फोफिलेटेशन फॉलोड बाय आईआर प्रोसेस का यूज किया जाता है तरह तरह की चीनी बनने के लिए। जैसे मैडम ने बताया कि 80 to 85% शुगर फैक्ट्री डबल सल्फिटेशन प्रोसेस ही अडॉप्ट करी है और रिफाइंड रूट अडॉप्ट करी है 15%। तो उसमें ये नेचुरल क्लैरिफिकेंट है जो कोगुलेंट और क्लैरिफिकेंट दोनों का काम करता है, जिससे हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस टोटली कट ऑफ होगी और फॉरेन एक्सचेंज को भी सेव करेगी वहां पे। और जो नेचुरल वो जो फ्लाकुलेंट यूज करती है शुगर इंडस्ट्री, लाइक पॉलीएक्रिलामाइड एक केमिकल यूज किया जाता है फ्लाकुलेंट के तौर पे, जिसमें जो गंदगी होती है उसको हम सेटल डाउन करते हैं क्लैरिफायर में, वो टोटली रिमूव हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो दोनों है, कोगुलेंट और क्लैरिफिकेंट का दोनों प्रॉपर्टी है, जिससे जो अवक्षेप होता है या इम्प्योरिटीज होती है उसको सेटल डाउन डबल वेलोसिटी से फास्ट करती है। जो अभी एग्जिस्टिंग सल्फिटेशन प्रोसेस में जो सेटलिंग स्पीड्स होती है उसका डबल सेटलिंग स्पीड आपकी इसका
यूटिलाइज करने पे होता है। पर्यावरण को किस तरीके से बचाएंगी, और कहीं ना कहीं अब जब ये चीनी तैयार होगी तो इससे क्या सेहत में भी फायदा होगा? देखिए, जो पर्यावरण के लिए सबसे उपयोगी ये जो हमने निकाला है नेचुरल क्लैरिफिकेंट, ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। और निश्चित जो हम केमिकल यूज करते आए हैं शक्कर को बनाने में, वो सब केमिकल हटेंगे, वो कम होंगे। हम उनके बदले में ये नेचुरल क्लैरिफिकेंट यूज करेंगे, तो जो इससे इफ्लुएंट निकलेगा वो केमिकल रहित रहेगा, तो उसमें ट्रीटमेंट में भी कम लागत लगेगी, उसके ट्रीटमेंट में भी हमें कम हो सकता है। जो अभी रेड शुगर फैक्ट्री जो रेड कैटेगरी में आती है, वो अब व्हाइट कैटेगरी में आ जाएंगी, क्योंकि ये नेचुरल क्लैरिफिकेंट यूज करेंगे तब। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की ये इको तकनीकी है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण बचाया जाएगा बल्कि लोगों की सेहत को भी सुधारा जाएगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अब खबर कन्नौज से है, जहां सौरिख स्वास्थ्य केंद्र में अपर शोध अधिकारी वीरपाल सिंह को कार्यालय में जबरन पैसे देते हुए युवक का वीडियो वायरल होने के मामले में उन्होंने सफाई देते हुए बताया कि युवक जबरन पैसे दे रहा था। इस दौरान पैसा न लेकर वो उसको दूर रहने की हिदायत भी दे रहे थे। इसी दौरान युवक ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। शोध अधिकारी ने दावा किया कि वायरल वीडियो के साथ भर्ती के नाम पर उगाही की तोहमत मढ़ी गई है, जबकि ये पूरी तरह गलत है। मामला नगला दरियाई का है। हमारे यहाँ एक आशा थी राजश्री, जिसकी मृत्यु तो 5 मई को हो गई थी। और आशा थी, काम करती थी बढ़िया, और हमारे दूर के रिश्ते में रिलेटेड भी थी, और इनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। और बड़ा भाई हमें मतलब मानते थे, और कभी इन्हें पैसे की जरूरत पड़ती तो हमसे ले जाते थे। इसकी माँ ने हमें 60,000 रुपये हमसे लिए थे, जो कि फिर उसके बाद इसकी माँ की हत्या हो गई। तो वही पैसा जब हमने इनसे 2-4-5 महीने के बाद कहा हमारे पैसा वापस कर दो, तब इन्होंने गलत तरीका था कि हमारी उसका बहू का आशा में चयन कर दो। पैसा इन्होंने लाए और देने की हमें कोशिश की। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में अत्याधुनिक MRI मशीन का विधिवत उद्घाटन किया गया। ये आधुनिक सुविधा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है। इसके साथ ही खून जांच की अन्य आधुनिक मशीनें भी लगाई गई, जिससे कुल परियोजना की जो लागत है वो करीब 15 करोड़ रुपए तक पहुंची है। वाराणसी से आए पावर ग्रिड के वरिष्ठ अधिकारियों और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा को जनता को समर्पित किया। नहीं, ये तो खुद आप ही बता रहे हैं कि बहुत बड़ी सौगात है। तो हमारे जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे ये पता चला है कि गाजीपुर में कोई भी MRI मशीन नहीं थी और आसपास के किसी जिले में भी नहीं है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, और पावर ग्रिड अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है कि हम जनता के इस काम आ सके, इस स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें हम सहयोग कर पा रहे हैं। जनता को उच्चतम तकनीक से स्वास्थ्य की जो डायग्नोसिस है वो हो सकती है। अभी जो व्यवस्थाएं रखी गई है उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से मरीजों को इसका लाभ मिल पाएगा? ये क्राइटेरिया तो देखिए हॉस्पिटल ही तय करेगा। ये मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, ये लोग मिल करके इनका जो कमेटी होगी, बोर्ड होगी, वो डिसाइड करेगी क्या क्राइटेरिया होगा। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं मेरठ की, जहां मेरठ में भाग्यश्री हॉस्पिटल में चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। यहां 2.5 साल के बच्चे की आंख के पास लगी चोट का ऐसा इलाज किया गया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बच्चे को टांके की लगाने की जरूरत थी, लेकिन आरोप है कि डॉक्टर ने 5 रुपए वाली फेविक्विक से घाव चिपका दिया। नतीजा ये हुआ कि बच्चा पूरी रात दर्द से तड़पता रहा और अगले ही दिन दूसरे अस्पताल के डॉक्टरों को फेविक्विक छुड़ाने में पूरे 3 घंटे लगे। इसके बाद 4 टांके लगाए गए। मामला मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन स्थित मेपल्स हाइट का है, जहां रहने वाले फाइनेंसर सरदार जसपिंदर सिंह का 2.5 साल का बेटा मनराज शाम को घर में खेलते समय टेबल के कोने से टकरा गया था और चोट लग गई थी। जसपिंदर सिंह बताते हैं कि बच्चा लगातार दर्द से तड़पता रहा, मगर डॉक्टर बार बार आश्वासन देता रहा कि बच्चा घबराया हुआ है, थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा, लेकिन दर्द कम होने के बजाय पूरी रात बढ़ता ही रहा। क्या नाम है आपका? इरविन कौर। इरविन कौर।
आपका बेटा है मनराज, कितने साल का है? 2.5 साल का। अच्छा, कब चोट लगी थी? परसों रात को। फिर आप कहाँ लेके गए? भाग्यश्री हॉस्पिटल। वहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या किया उन्होंने? वहाँ पे उन्होंने मेरे हस्बैंड से जो फेविक्विक हम घर पे यूज करते हैं उन्होंने वो मंगवाई, और हमारे सामने उन्होंने इसकी चोट पे बिना कट साफ किए तो उन्होंने इसको फेविक्विक लगा दी थी। अच्छा, फिर टेटनस वगैरह का कुछ नहीं लगाया। हमने कहा था कि इंजेक्शन लगा दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं जरूरत नहीं है, सुबह लगवा लेना। तो हमने कहा कि इसकी ड्रेसिंग कर दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चा ज्यादा रोएगा तो और दिक्कत होगी, इसकी ड्रेसिंग मत करवाओ आप। तो फिर हम उससे उसी टाइम दूसरे क्लिनिक पे लेके गए, तो उन्होंने भी इनफैक्ट हमें बोला कि फेविक्विक ऐसे कैसे कोई लगा सकता है, बट उन्होंने एक पट्टी तो कर दी थी कि ये हाथ ना मारे कम से कम। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग इसको 7 साढ़े 7 बजे लोकप्रिय लेके गए, तो वहाँ डॉक्टर ने देखा और इसके जो कट था उसे दोबारा ओपन करके इसकी फेविक्विक सारी निकाली। 2-3 घंटे लग गए थे और फिर इसको 4-5 स्टिचेस लगे चोट पे। तो उसमें से कुछ निकला? इसके जो घाव था उसमें आपने फेविक्विक के पीसेस निकले थे, जब सूख जाते तो वो निकले थे। उसके बाद भाग्यश्री हॉस्पिटल की आपने कोई कंप्लेंट या वहाँ गए आप? भाग्यश्री हॉस्पिटल मेरे हस्बैंड गए थे। जब उन्होंने वहाँ जाके उन सबको सुनाया तो उन्होंने आगे जवाब दिया कि हमसे बहस करने की जरूरत नहीं है, और फिर हस्बैंड ने सीएमओ ऑफिस में कंप्लेंट कर दी, एप्लीकेशन दे दी है। देखिए, वो प्रकरण मैंने अखबार में ही पढ़ा, मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या प्रकरण रहा। फिर मैंने इसकी जांच कराई, मुझे पता चला कि करीब परसों रात करीब 8:30 बजे के करीब वो बच्चा, उस बच्चे के पिता उसे लेके यहाँ आए थे। उसके आईब्रो पे थोड़ी सी चोट थी, वो प्रेशराइज कर रहे थे कि मेरे बच्चे को टाँके नहीं लगाने हैं। हमने क्या काम किया, हमारे जो स्टाफ से मुझे पता चला, हम लोगों ने जो उस पर कार्रवाई की, उसे नियोस्पोरिन या जो भी मेडिकेटेड दवाइयाँ थी उसको प्रॉपर हमने उसे लगा के सील किया, बकायदा उसको टेटवेट लगाया बकायदा। फिर उससे हमने को हम लोग रात में जितने भी एक्सीडेंट सड़क पे होते हैं उनसे कोई चार्ज नहीं करते हैं, हमने उनसे भी कोई चार्ज नहीं किया। अल्टीमेट क्या है कि उनकी क्या कंप्लेंट रही, वो लोग कैसे कहाँ गए, कैसे उन्हें किसी और ने क्यों बरगलाया, मेरे को नहीं पता। हमारा जो मेरे ऊपर आरोप या भाग्यश्री पे आरोप जो लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। हम लोग कोई किसी तरह का कोई ऐसा, ये तो मैं भी 40 साल से मेडिकल लाइन में हूँ, तो कभी मैंने नहीं सुना ना ये काम हमने कभी किया। ये आरोप जितने भी हैं ये सारे निराधार हैं। हम बच्चों को बच्चा ही मान के, हम लोगों के भी बच्चे हैं, हम बच्चे को बच्चा मान के, जो रोगी है उसे रोगी मान के ही तो ट्रीटमेंट करेंगे। हम इस तरह का हमने ऐसा कोई काम नहीं किया ताकि हमारे जो हम लोग हम पे गलत वो लगाएं, आरोप लगाएं। धन्यवाद। भाग्यश्री हॉस्पिटल में एक बच्चे के घाव को फेविक्विक से चिपकाने के बाद में कंप्लेंट की गई है उनके। हाँ, ये संज्ञान में आया है। कल वो लिखित में भी सूचना दे गए थे कि ऐसे ऐसे बच्चे को चेहरे पे चोट लगी थी, जिसको ऐसे ऐसे फेविक्विक से चिपका के इलाज किया गया, जो बाद में उसको थोड़ा सा गंभीरता घाव में आई, जिसकी वजह से उन्होंने किसी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराया। तो वो प्रार्थना पत्र मिल गया है, उस पर हम लोग एक 2 सदस्यीय टीम गठित करके जांच करवाएंगे, और जांच में जैसे भी आएगा जांच के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के लायंस पब्लिक स्कूल में गैस रिसाव की घटना से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। जयश्री साहब से लगभग 2 दर्जन बच्चों को खांसी, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी व बेहोशी की हालत से गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल प्रभाव से बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। हरदोई जनपद के संडीला कस्बे में स्थित लायंस पब्लिक स्कूल के पास से निकली किसी रासायनिक पदार्थ या औद्योगिक इकाई से गैस का रिसाव हुआ। हालांकि रिसाव का वास्तविक कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मामला के यहाँ पर अभी एक पिछले सप्ताह हमारे मित्र ही हैं, उनके बच्चे को 200 उठक बैठक लगवाई गई। ठीक, उनकी हालत इतनी खराब हुई पूछिए मत।
उसके बाद में उस टीचर को दोबारा रिटर्न बुला लिया गया। कौन सा स्कूल है ये? लायंस पब्लिक स्कूल यहाँ पर है, हमारे भी बच्चे पढ़ते। अभी गैस यहाँ पर लीक हुई, हमारी भतीजी को, उसको इतनी दिक्कत बन गई, पूछिए मत, इतनी लापरवाही यहाँ पर रहती, पूछिए, कोई जवाब ही नहीं, कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। कह रहे हैं संडीला लायंस पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चों के द्वारा वायलेंट कफिंग और अनईजीनेस की शिकायत हुई है किसी एलिजेड गैस लीक के चलते, जिसके क्रम में रॉनी डिस्ट्रिक्ट एसडीएम संडीला एवं सीओ साहब द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए सभी बच्चों को आर्मी हॉस्पिटल और होम हॉस्पिटल में रेफर किया गया। लगभग 16 ऐसे बच्चियाँ थी जो इफेक्टेड हुई, सभी स्टेबल हैं। एक बच्ची जिसका वाइटल स्टेबल है, लेकिन उस पर पेन मैनेजमेंट बेटर करने के लिए उनको केजीएम में रेफर किया गया। कार में पढ़ रहे थे, फिर अचानक से ऐसे बदबू आने लगी, सबको खांसी होने लगी, अभी इधर बाहर निकल के बाद पूरे स्कूल ही बाहर घूम रहा है। लगभग कितने बच्चे अस्पताल जा चुके हैं? 10-15 तो जा चुके हैं, 10-15 आराम पे जा चुके हैं और अभी गिर रहे हैं, जा रहे हैं बहुत। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक शादी में दूल्हा और दुल्हन के बीच रात में शादी की सारी रस्में हुई और अगली सुबह विदाई के ठीक पहले दुल्हन गायब हो गई। घंटों तलाश के बाद दुल्हन का कोई सुराग नहीं मिला तो बिना दुल्हन के दूल्हे को बारात वापस लेकर लौटना पड़ा। वहीं दूल्हे पक्ष ने दुल्हन पक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बे के दक्षिण टोला निवासी बंशीलाल गौतम की बेटी पल्लवी की शादी घुंघटेर थाना क्षेत्र के बाबागंज गांव के रहने वाले सुनील गौतम से तय हुई थी। ढोल बैंड बाजे के साथ मंगलवार रात बारात लेकर दूल्हा सुनील गौतम बंकी कस्बा पहुंचा। यहां बारातियों की भरपूर स्वागत सत्कार के बाद द्वार पूजा की रस्म अदायगी हुई। देर रात दोनों पक्षों की ओर से शादी की सारी रस्में हुई और 7 फेरों के साथ शादी संपन्न हुई। लेकिन शादी की सभी रस्में के बीच दूल्हा सुनील कुमार और दुल्हन पल्लवी का जयमाल कार्यक्रम हुआ। दूल्हा और दुल्हन दोनों ने डीजे के साथ डांस भी किया। बारात आई थी 18 तारीख को, 18 नवंबर को बारात आई थी और सारी रात शादी हो गई, सब हो गए, फेरे बारे सब हो गए हैं। उसके बाद 9 बजे हम लोग सोचे कलावा का इंतजाम करने लगे छत के ऊपर से। हमें तो ये कल जानकारी हुई, जब बाद में चली गई तब लोग गांव के बताने लगे कि लड़की इससे पहले भी जा चुकी है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ नहीं मालूम था। आप लड़के के कौन हैं? हम लड़के के भाई लगते हैं। पहले भी 2 बार जा चुकी है, लेकिन हम तो पहले से हमको नहीं पता था, लेकिन अब मालूम चला सर कल 19 तारीख को सब गाँव मोहल्ले के समाज वाले बताया है। बीच में था, लेकिन वो हट गया, वहाँ हमें मामा करवा रहे थे और हमको ये नहीं मामला बताया गया, लेकिन हमको कल महसूस हुआ, सब पूरे गांव समाज के लोग बताने लगे कि 2 बार लड़की पहले से भाग चुकी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का